नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है जंग सियासी और निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, सियासतदानों के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी है। वोटिंग के बाद चाहे कांग्रेस या बीजेपी, दोनों दल के नेताओं ने अफसरों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दोनों के आरोप भी करीब एक जैसे ही हैं और ख़ास बात यह है कि 3 कलेक्टर और 1 एसपी ऐसे हैं जिनकी शिकायत दोनों दल के नेताओं ने की है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी की शिकायत करने पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी को अफसरों से क्या शिकायत है और आखिर क्यों दोनों दल के टारगेट पर अफसर आ गए हैं। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जंग सियासी, फिर निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब ब्यूरोक्रेसी निशाने पर है, यानी सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की, अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल आज कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। कांग्रेस ने तो ऐसे अफसरों की लिस्ट भी बना ली है जिन पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में काम किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली बीजेपी ने भी 3 कलेक्टर और 1 एसपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने 4 कलेक्टरों को हटाने की मांग भी की थी। अब बीजेपी के निशाने पर अफसर क्यों हैं, ये जान लीजिए। कई जगह पर मतदाताओं को सुविधाओं का सामना करना पड़ा। कहीं पर पोलिंग बूथों की जो निर्धारित सीमा होती है उससे ज्यादा दूरी पर पोलिंग बूथ बनाए गए। कहीं जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जहां पे समर्थक वोटर ज्यादा थे वहां पर मतदान को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही साथ कई जगह पर हमने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो चुनाव का एक निष्पक्षता थी उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और स्वाभाविक तौर पर निर्वाचन आयोग उस पर एक्शन लेगा। बीजेपी ने नरसिंहपुर, छतरपुर और भिंड कलेक्टर की शिकायत आयोग से की थी, लेकिन शिकायत के मामले में कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे ही दिखी। कांग्रेस नेताओं ने आज कलेक्टरों पर बीजेपी का एजेंट होने और चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कई दफा ये आरोप लगा चुकी है कि प्रदेश के कई अधिकारी और कर्मचारी सरकार के इशारे पर काम करते हैं। वोटिंग के दौरान कई जगह कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच बहस देखने को मिली थी। पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश जिला कलेक्टर बेईमानी पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भी मतगणना में गड़बड़ी करने का संदेह है। बहुत से जो भ्रष्ट थे, जो लगातार पैसा कमाते थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करते थे, उन्होंने इस प्रकार के कृत्य करी है और चुनाव में मतगणना के दिन वो बेईमानी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्यूरोक्रेसी पर अब दोनों दल निशाना साध रहे हैं। शिकायतें की जा रही हैं कि दोनों दल के आरोप भी मिलते जुलते ही हैं। ऐसे में मुसीबत अफसरों के सामने आ खड़ी हुई है कि क्या करें और क्या न करें। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो सकता है। खैर, ब्यूरोक्रेसी पर बीजेपी और कांग्रेस के वार का असर कैसा पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वंदना त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस नेता प्रवन पटेल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी, जो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। वो जी, सबसे पहले प्रदीप जी आप ही के पास, माफ़ कीजिए कुछ कन्फ्यूजन था। तो विपक्ष अगर शिकायत करता तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष को भी शिकायत है, वो भी उन अफसरों से जिनकी तैनाती वो खुद करते हैं। वो कई बार पसंद के अफसर तैनात किए जाते हैं चुनाव के पहले। व्यापक फेरबदल होता, हमने देखा कि नीचे से ऊपर तक, कि वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, थानेदार हो, दरोगा हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कि हर एक वो व्यक्ति अपनी पसंद का चुना जाता है जिससे आपको जरा भी लगे कि हमको चुनाव जिताने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही मतदान हुआ फिर वही ब्यूरोक्रेसी निशाने पर। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? मनोज जी, आपने देखा होगा जब चुनाव था, चुनाव से आचार संहिता लगने से 15 दिन 10 दिन तक तबादले हुए और वो तबादलों की कड़ी थी कि जिन अफसरों को चुनाव में जो प्रबंधन अच्छे से कर सके, जो अच्छे से चुनाव करा सके, ऐसे लोगों को ही फील्ड में भेजा गया था, जिससे बहुत ज्यादा बीजेपी मतलब सत्ता पार्टी को कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन आप देखें कि भिंड में दोनों पार्टियों ने शिकायत की है।
भिंड के जो कलेक्टर हैं उनकी कांग्रेस ने भी शिकायत की और बीजेपी ने भी शिकायत की। तो मुझे ये नहीं लगता, समझ में आ रहा है कि वास्तव में वो है किस पक्ष में। कोई पक्ष और उसका मामला नहीं है। मामला इस बात का है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे जो मतगणना होनी है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, और वहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि जब हम चुनाव के समय, मतदान के समय में जो समस्याएं आई, उस समस्याओं की शिकायत वहां के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के विरोध में किया पार्टी की। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं संशय है, और इसी कारण है कि कई सारे ऐसे कलेक्टर और ऐसे अधिकारी इनके निशाने पे आ गए हैं। देखिए, चुनाव प्रबंधन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ही पूरी कसावट की जाती है, पूरी सरकार करती है, और ऐसे अधिकारियों को पदस्थापना दी जाती है जो वास्तव में कहीं ना कहीं परिस्थितियों को ठीक अनुकूल समझकर कार्य करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं क्षेत्र में, वो परिस्थितियों को देखकर फिर व्यवस्थाएं करते हैं, और यही कारण है कि दोनों के अनबने हो गए, कांग्रेस को भी चुभने लगे और बीजेपी को भी। तो कई सारे अधिकारी इस तरह हैं, लेकिन किसी के एजेंट बनना और किसी के हित में काम करना, मुझे नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर ये स्थिति पैदा होती है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो दबाव बस कुछ ऐसा कार्य कर जाए, लेकिन परिस्थितियां निर्वाचन का मनाता है और निर्वाचन आयोग सीधे इनसे संपर्क में रखता है इनको, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसी गड़बड़ी करने की स्थिति नहीं। और आजकल आप देखें तो मतगणना भी हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। वोटिंग के दौरान भी आप देखे होंगे कि पत्रकार जब क्षेत्र जाते थे मतगणना स्थल पे, तो उनके लिए भी साथ में उनके एसडीएम के कैमरा टीम जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, उसके साथ वरिष्ठ अधिकारी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बड़ा साफ सुथरा मामला है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होने की आशंका मुझे नहीं लगता है। कि ये जरूर है कि थोड़ी बहुत किसी के प्रति अधिकारी सहानुभूति अपनी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो इस तरह से व्यवहार एक तरफा नहीं हो सकते। तो वंदना जी, आप ही की नियुक्ति, चुनाव के पहले पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति, और उसके बाद आप ही को अफसरों से शिकायत, और कुछ शिकायतें तो ऐसी है कि साहब वो मतदाताओं को असुविधा हुई है, वोटिंग जो है पोलिंग केंद्र वो काफ़ी दूर बना दिए। तो ये तो पहले ही पता रहता है कि मतदाता पुनरीक्षक सूची होती है, उसके बाद पोलिंग स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होती है, सारे दलों को। तो बाद में इस पर आपत्ति क्यों? और उन्हीं कलेक्टर एसपीओ के खिलाफ जिनकी आपने पोस्टिंग की, वो भी चुनिंदा। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, ना ही कोई राजनीतिक दल का वो साथ देते हैं। वो प्रशासन के होते हैं, और प्रशासन सबका होता है। जैसे शासन सबका होता है, प्रशासन भी सबका होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी का चयन और उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो किसी दल के प्रशंसा के आधार पे नहीं किया जाता है, अपितु उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर, और जहाँ पे उनकी उपयोगिता है उसके आधार पर किया जाता है। अगर चुनाव में लगता है कि कोई भी अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये हमेशा राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि उसे चुनाव आयोग में उसकी शिकायत करे। कि जब आदर्श आचार संहिता लगी रहती है, तो राजनीतिक दल क्या करेंगे? चुनाव आयोग के पास ही जाएंगे। तो वही किया भारतीय जनता पार्टी ने, कि जहां हमें लगा कि कोई अधिकारी अपना कार्य क्षेत्र में अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो हमने जाकर उनकी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करी। क्योंकि हम नहीं मानते कि कोई भी अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल का बिल्ला लगा के घूमता है या पट्टा लगा के घूमता है। देखिए, सरकार कभी भी बदल सकती है, किसी भी पार्टी की आ सकती है, पर अधिकांश जितने अधिकारी हैं वो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 60 साल की आयु तक सर्व करते हैं, तो वो किसी दल के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं तो ये नहीं मानती कि भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा अधिकारी लिए गए हैं। इस तरह की टिप्पणियों पे मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन चलिए, अब हमने देखा कि अरविंद पटेरिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम होता है छतरपुर में, उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जाते हैं, इसके बाद काउंटर के हत्या के प्रयास का दूसरे नाती राजा पे दर्ज हो जाता है, दिग्विजय सिंह धरना देते हैं, आपकी पार्टी मांग करती है, अगले दिन आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो जाता है। तो ये जो जांच एजेंसियों पर सारी चीज़ें छोड़ दी जाए ना, बजाय इसके कि राजनीतिक दल तय करे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। देखिए, हमारे दल के अगर किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी अन्य दल का कोई कार्यकर्ता कुछ भी गलत करेगा, तो हमारी पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य, अगर इसके साथ कुछ भी गलत किया जाएगा तो कैसे हम जांच एजेंसियों के भरोसे छोड़ देंगे? क्या ये बताइए कि क्या हमारे कार्यकर्ता के लिए खड़े होने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं खड़े होंगे?
क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे कार्यकर्ता के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो खड़े होंगे, हमारे मुख्यमंत्री खड़े होंगे। तो ये तो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो अपने हमेशा अपने कार्यकर्ता का साथ देती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। धरना प्रदर्शन करना, इस तरह की चीजें तो हमेशा होती रही है। कोई चुनाव में ये नई चीज तो हो नहीं गई है, ये तो हमेशा का रहा है कि कभी कोई भी दल अगर कुछ गलत करता है तो अन्य दल उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करता है। तो इसीलिए इस तरह की चीजों पर राजनीति करना सही नहीं है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो राजनीतिक दल अपनाते हैं कि कुछ भी गलत हुआ तो उसका हम विरोध करते हैं, चाहे हम हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। चलिए पवन जी, आपको एक बात पे एक चीज़ में तो बीजेपी का समर्थन मिल ही रहा है कि अगर कुछ गलत है तो सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन कभी आप लिस्ट बनवाते हैं, चुनाव के बाद मतदान हो जाता है, कभी आप कहते हैं कल के बाद परसों आएगा, फिर आप शिकायत भी कर रहे हैं, जबकि वो तो कह रही वंदना जी कि ना शासन और प्रशासन किसी एक का नहीं होता, उसका काम सबके लिए निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। फिर आपकी आधा दर्जन कलेक्टरों से शिकायत क्या है? देखिए वंदना जी ने जो बोला वो किताब के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, भाषण के हिसाब से बड़ी अच्छी बात है कि अधिकारी हमेशा निष्पक्ष होता है। अगर निष्पक्षता से चुनाव होता तो आज परिणाम कुछ और होते। निष्पक्षता से चुनाव होता तो जब प्याज महंगी हो जाती है एक बार तो सरकारें बदल जाती है। आज महंगाई का क्या आलम है, फिर भी किसकी सरकार है? तो ये तो मान के चलिए अधिकारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। लेकिन आपको लगता है एक सेकंड कि अगर आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी से चुनाव जीते हारे जा सकते थे तो फिर तो कांग्रेस का शासन ही नहीं जाना था कहीं से। और हाल में कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार गई, हिमाचल में गवाई है, छत्तीसगढ़ में गवाई थी पिछले चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मतलब यही है ना कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। हम गलत रास्ते पर चलकर अपना निर्णय हासिल करना चाहते हैं, हम सही रास्ते पर चलकर अपना निर्णय हासिल करना चाहते हैं। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। डबल इंजन की सरकार है, इनकी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करना है कि ड्राइवर कहां घुसेड़ेगा गाड़ी को। डबल इंजन कुछ नहीं करेगा। जो अडानी अंबानी जो ड्राइविंग कर रहे हैं उस गाड़ी को, वो किस दिशा में ले जाएंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। आऊंगा वंदना जी आपके प्रयास ये है, हमारा बोलने का प्रयास ये, हमारा निवेदन ये है कि अभी मैं आज वंदना जी ने बोला कि हम ऐसे कैसे जांच एजेंसियों के ऊपर छोड़ दें। अरे क्यों नहीं छोड़ना? जांच एजेंसियों भी तो सरकार का हिस्सा होती है। उसमें जिस तरह कलेक्टर काम करता है उस तरह वो जांच एजेंसियों के लोग भी काम करते हैं ना, तो छोड़ दीजिए। क्यों नहीं छोड़ते आप? लेकिन पवन भाई, वो जांच एजेंसी जब ईडी सीबीआई होती, इनकम टैक्स होता है तो आपको आपत्ति हो जाती है। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं, हमें तो हमने ये नहीं बोला, आपने तो बोला, उसकी बात बताई हमने। वो भी एक वो जांच एजेंसी है, वो भी इस देश की, इसलिए कह रहा था मैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप एग्जांपल देखिए ना कि किसके आईडी का छापा पड़ता है। जब भाजपा में चला जाता है तो छापा खत्म हो जाता है। पहले भ्रष्टाचार का महाराजा होता है, जब भाजपा में चला जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। यही दोहरी दो मुही बात जो भारतीय जनता पार्टी के, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यही चीज प्रदेश की जनता और देश की जनता महसूस कर रही है, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो हम सही बोल रहे हैं, अभी भी अपनी बात क्या ठीक है। इनके यहाँ जब हत्या हो जाती है, इनके अभी सुर्खी में देखिएगा वो कर दिया कि 25 लाख रुपए हर पोलिंग को देंगे। तो इस तरह के अनेकों चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई हैं। अब चूंकि हमने कलेक्टर की शिकायत की, पीछे से आकर इनको भी कलेक्टर की शिकायत करनी है कि भाई पोलिंग बूथ दूर बनाया है। ये कोई शिकायत का आधार है? वहां उस कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है सरेआम भारतीय जनता पार्टी के उसके द्वारा, और उसके बाद में हमारे ऊपर FIR भी हो जाती है। तो कई सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को इस बार एहसास है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए नैतिक अनैतिक किसी भी कार्य में चलने में उसको कोई गुरेज नहीं। उसका लक्ष्य निर्धारित। चलिए जवाब ले लेता हूँ वंदना जी से। कार्यकर्ता इस फिलॉसफी पे चल के हमें सत्ता में बने रहना है। बिल्कुल, मैं वंदना जी जुड़ी, आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ पवन भाई, फिर आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा पवन भाई। जी वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का अच्छी तरह से एहसास है, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री सांसदों को उतारा है, क्योंकि सत्ता को किसी आऊंगा पवन भाई, जवाब ले लेता हूँ वंदना जी का, फिर आऊंगा दोबारा आपके पास। जी वंदना जी, इनकी उत्तेजना ये बता रही है, इनका जो ये गर्म मिजाज है ये बता रहा है कि किस प्रकार से चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए जो भड़बड़ाहट है वो चेहरे पर साफ नजर आ रही है। अब ईडी अच्छी हो गई, सीबीआई अच्छी हो गई, जांच एजेंसियां अच्छी हो गई, और जब इनके खिलाफ शिकायत होती है, इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है तो ईडी बुरी, सीबीआई बुरी, जांच एजेंसियां बुरी। तो ये जलेबी की तरह गोल 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 घूम के उसी बात पे आ जाते हैं। इमरती की तरह जलेबी कम बोल गया। अंतर है ये जो हमारे प्रदीप भाई साहब हैं,
इनकी बात से ही समझ में आता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और मुझे ये समझ में प्रदीप नहीं आ नहीं, रहा है पवन पटेल नाम है उनका। वंदना जी, में अंतर को तो आप इतनी अच्छी तरह से प्रूव कर चुके हैं, इंटरनेशनली प्रूव हो चुका है कि हमारे देश के मोदी जी बोलते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर जब रोजगार मांगने जाता तो कहते पकौड़े तलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि 100 दिन में हम काला धन लाएंगे और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मोदी जी बोलते हैं महंगाई कम करेंगे, बहुत ही महंगाई की मार। पवन जी, वंदना जी, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को अच्छे से सुनाई देगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बस का भला किया आपने। एक आदमी 2 दिन की रोटी नहीं कमा पा रहा और आपके 500-500 करोड़, 1000 करोड़ के कार्यालय बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात दर्शकों तक अच्छे से पहुंचेगी। जान चुकी है इस पर आपकी बतौलेबाजी में पवन जी, वंदना जी, जितना फरेब आपको बोलना था आपने बोल चुका। अब उस फरेब और झूठ की पराकाष्ठा हो चुकी है। इस दफे भारतीय जनता पार्टी को उसकी किए का वो 2 महीने बात करके उसका जवाब इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देगी। हम कभी भी ये नहीं मानते कि हम अपने कार्यकर्ता को अनाथ की तरह छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र होगा, हमारा चरित्र नहीं है ये। वो तो सब देख रहे हैं कि इसका चरित्र कितना है। आधे से ज्यादा हमारे लोगों को लेके आपके पास अच्छे कार्यकर्ता नहीं थे। हमारे लोगों पे सरकार चल रही है। हमारे यहाँ जब रहेंगे तो खराब रहेंगे, आपके यहाँ चले आएंगे तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। कौन सी बात है, कौन सा वासी पाउडर से धोते हैं आप उनको? अच्छी लगती है क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी पाउडर का नाम तो बता दीजिए। दमन करती आई है, इसीलिए सिंधिया जी ने आपके दल का साथ छोड़कर। अडवाणी जी कहाँ है? अडवाणी जी कहाँ है? वंदना जी, अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी कहाँ है? उनकी चिंता करिए, उनका दमन तो देखिए। कांग्रेस के लोगों की बड़ी दुख होता है, बड़ा चिंता होती है। अडवाणी जी जैसे लोगों की चिंता नहीं। मुझे लग रहा है सब्जेक्ट से हम थोड़ा भटक रहे हैं। कहीं की बात करेंगे। वंदना जी, वंदना जी, जी जी, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वंदना जी, हमने वो दृश्य भी देखे। उल्टी उल बातें मत करिए। आप जानते हैं सिंधिया जी स्वेच्छा से आए हमारे दल में। अरे कितने वंदना जी, मुझे लग रहा है पवन भाई हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा भटक रहे हैं। लेकिन पवन जी, हम देखते हैं जब आपकी सरकार रहती है 15 महीने की, तब शिवराज जी छिंदवाड़ा कलेक्टर को कहते हैं सुन ले पिट्ठू, तो आपको आपत्ति हो जाती है। जब एक कलेक्टर निधि निवेदिता बीजेपी के कार्यकर्ता को राजगढ़ में थप्पड़ मार देती, बड़ा आंदोलन होता है, तब आप उसी ब्यूरोक्रेसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और आप विरोध में आ गए हैं। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? नहीं तो क्या एक के विरोध में मतलब पूरे ब्यूरोक्रेसी अगर कोई गलत कर रहा तो एक ने, चूंकि एग्जाम्पल हमने एक का पक्ष लिया तो सबका पक्ष ले। कोई गलत कर रहा उसका भी पक्ष ले। अभी जो मैडम इस बहस को उल्टी दिशा में चली गई, हम इसीलिए तो मैं टोक रहा था जी। 5 एजेंसियों के ऊपर क्यों छोड़े, हमने उसका आऊंगा वंदना जी, आऊंगा आपके पास। ईडीसीआईडी हमारे पक्ष में हो गई, हम बात कुछ कर रहे हैं उसको कहीं और घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, दिशा क्यों बदल रहे हैं? आपको पता है कि डिबेट किस विषय पे है? आप उसे केंद्रीय मंत्रियों तक ले गए, फिर आपने दल बदला। अरे आप विषय पे बात करिए ना, विषय पे हम मत पे तो बात करते चले आए। तब जब ईडी सीआईडी की बात की कहता क्यों कह रहे, तो हमने उसको बताया क्यों कह रहे हैं। चुनाव आचार संहिता की बात की, तुर्की में आपके उम्मीदवार 25 लाख रुपए उसको देने को बोल रहे हैं, उसी के संबंध में तो बात है। जब ईडी के दफ्तर खुलते हैं मध्य प्रदेश में, तो चलिए पवन जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था, हाँ, कि ठीक है विरोध जरूरी है, लेकिन फिर आप जब एक कोई जनप्रतिनिधि को कोई थप्पड़ मार देता है, कोई ब्यूरोक्रेट, तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए उसके पक्ष में हो जाना कि वो आपकी सरकार थी। ये सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके विरोध में हो जाइए या सबके समर्थन में हो जाइए। देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक कलेक्टर का हमने पक्ष ले लिया तो हर कलेक्टर पक्ष लेना है। हमें मतलब है अगर वो कलेक्टर है तो उस कलेक्टर को निष्पक्षता से चुनाव का संवहन करना चाहिए। उस कलेक्टर को ना तो भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का बनना चाहिए। ये एक सत्य हो गया। दूसरा, जो मैडम ने बोला कि कोई किसी का बिल्ला लगा के नहीं चलता, तो हम कहते हैं हर व्यक्ति बिल्ला लगा के चलता है, बिना कलेक्टर कमिश्नर बिल्ला लगा के नहीं चलते हैं। आप ये बताइए। तो वही अधिकारी तो जो शिवराज जी सरकार में थे 18 तक, फिर आपकी सरकार में वही थे। कांग्रेस का बिल्ला कौन कौन से कलेक्टर कमिश्नर नहीं लगा के चलते हैं? कृपया ऑन रिकॉर्ड उनकी सूची प्रदान करें आप। अगर कलेक्टर का बिल्ला, कांग्रेस का बिल्ला लगा के चलते हो तो आपकी सरकार नहीं आती।
समझ गए तो ये आपको आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी चाहेगी उसकी सरकार आ जाएगी। भीम अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलने वाली आज संविधान के खिलाफ वाली पार्टी आप में 5 साल काम करने नहीं देते कमलनाथ जी को। अगर जनता ने चुन के भेजा था तो आप क्यों 5 साल नहीं बैठ सके विपक्ष में? और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे सब गलत, सब भ्रष्ट, ये दोहरा चरित्र मत बोल ही नहीं रहे आप अपने मुंह से कुछ भी, हमारे मुंह की बात अपने मुंह से निकालते जाइए, इसको कोई जवाब नहीं। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने बोला कि कलेक्टर को निष्पक्ष रहना चाहिए, कलेक्टर निष्पक्ष नहीं रहता है। राजस्थान में ईडी से कोई आपत्ति नहीं, राजस्थान पहुंच जाएगी, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मध्य चलिए पवन जी आप अपनी बात करिए जी। मध्य प्रदेश के कमिश्नर खराब, ये क्या दोहरा चरित्र अपना के रखा हुआ है आपने? दोहरा चरित्र अपनाने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। भारतीय अवश्य लीजिए, आपकी जो ये भाषा शैली है, आप एक महिला से बात कर रहे हैं थोड़ा सा सज्जन तरीके से। आपने बोला ना कि कैसे दोहरा चरित्र, तो हमने बोला भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। किसी ने किसी का नहीं लेके रखा हुआ है, लेकिन आप एक बड़े चैनल की डिबेट पे बैठे अपनी भाषा की मर्यादा का ठेका अवश्य लीजिए। बड़ा मुश्किल है। आपने बोला कि कैसा चरित्र, बोला दोहरा चरित्र भाजपा के, क्या गलत बोल दिया हमने? आप लोग यही एक बड़ी समस्या है कि कुछ बोलो तो उसको सुन नहीं सकते हो आप बारी बारी से बोलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बताएं। दोहरा चरित्र मैं पूछ करता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नंबर 1, और जब रोजगार मांगने की बात आई तो बोलते हैं पकौड़े तलो, ये हुआ दोहरा चरित्र। 100 दिन में काला धन आएगा, नहीं आया। मुझे लगता है विषयांतर हो रहा पवन जी। मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी, दोनों साथियों को आप सुन रहे हैं, तो एक सेलेक्टिव अप्रोच होती है ब्यूरोक्रेसी के लिए। अगर हमारे लिए ठीक है तो सब बढ़िया है, और हमारे लिए ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ है। प्रदीप जी मैं आऊंगा फिर आपको। जी प्रदीप जी समझ में नहीं आया मैम, फिर से रिपीट करेगा, मैं कुछ सुन नहीं पाया। मैं आऊंगा पवन भाई, अभी प्रदीप जी से सवाल था मेरा। जी प्रदीप जी, चलिए प्रदीप जी संपर्क टूट गया। दोनों के पास अपनी अपनी बात रखने के लिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। पहले वंदना जी आप, फिर पवन जी मैं आपके पास आऊंगा। समझ में नहीं आता क्या बोल रही हैं। मैं आऊंगा आपके पास। जी जी वंदना जी 30 सेकंड में, जी मुद्दा है हमारा, हमने कहा उसी पर है कि आपके जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने नहीं, मुझे लगता है आप सब्जेक्ट में रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वंदना जी प्लीज। अरे राहुल गांधी का सपना इन लोगों को आता है, भाजपा वालों को। राहुल गांधी के बिना इनका कोई नहीं चलता है। अरे राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा वो उसकी बात करेंगे। आज आप बोले राहुल गांधी जी का चरित्र अपनाना पड़े। जिस दिन वो दिन आएगा भारतीय जनता पार्टी में, उस दिन भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी नहीं कहलाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की। चलिए वंदना जी विषयांतर हो रहा है। जी जी पवन जी, ये बात याद रखिएगा आप हमेशा। जी पवन जी, समझ लिए पैदा हुए लोगों की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता की। पवन जी फटाफट 30 सेकंड आपके पास। पवन जी 30 सेकंड जल्दी। इनके पास खत्म हो। देखिए राहुल गांधी का डर कितना सता रहा, सपने में भी इनके राहुल गांधी आ रहे हैं। दम है तो राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री का उस दिन राहुल गांधी की बात कर, याद मोदी। चलिए इस पर फिर पवन जी, इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे। प्रदीप जी हर बार नए आपको आवाज आ रही है? प्रदीप जी आप हो दम तो अपनी बातों पे अडिग रहो ना। आप जाओ चुनाव में कि हमने ये वादे किए तो पूरा किए। कोई बात भी राहुल गांधी की बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है मुद्दे से हम भटक रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को बहुत माफी के साथ रोकना होगा। बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, पवन जी आपका, प्रदीप जी आपका भी। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में जिसको याद किया जाता है। अगर वो सत्ता पक्ष की ओर हो तो विपक्ष के निशाने पर रहता है, और वही सत्ता पक्ष जब विपक्ष में आ जाता है तो उसके निशाने पर आ जाता है। और हमेशा ये कहा जाता है सत्ता पक्ष द्वारा कि वो निष्पक्ष काम करता है, और विपक्ष की हमेशा आपत्ति होती है कि वो बायस्ड होकर काम कर रहा है। लेकिन इस चुनाव में हम ये विचित्र स्थितियाँ देख रहे हैं कि कई सारे कलेक्टर ऐसे हैं जिनसे सत्ता पक्ष को भी दिक्कत है और विपक्ष को भी दिक्कत है। इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं कि या तो ये एक रणनीतिक टैक्टिस है, या ये भी हो सकता है कि जिन कलेक्टर्स के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शिकायत की है उनमें से ज़्यादातर ने अपना काम ईमानदारी से किया, निष्पक्षता से किया, जिसके कारण राजनीतिक दलों को परेशानी हुई है। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।